अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 3 ऑफ द पीरा एक्ट 2024। ठीक है। पहले 2 चैप्टर इसके मैंने अपलोड कर दिए हैं बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर, चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि जो पीरा की अथॉरिटी है वो कैसे कायम होगी। उसमें हमने देखा था एट द टॉप ऑफ हमारे पास चेयरपर्सन थे, वो कौन थे? सीएम पंजाब थे। फिर हमने सेक्रेटरी ऑफ पंजाब देखा था, वो वाइस चेयरपर्सन थे। और जो हमने नीचे देखा था लास्ट पे, वो डायरेक्टर जनरल थे, जो कि हमारे सेक्रेटरी भी थे और मेंबर भी थे। सेम उसी कंपोजिशन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा कि जो चीज़ जैसे स्ट्रक्चर ऊपर रहा कि एक चेयरपर्सन था, वाइस चेयरपर्सन था और नीचे फिर एक सेक्रेटरी था वो उस बोर्ड का, तो सेम ये डिस्ट्रिक्ट पे होगा, सेम ही इनके फंक्शन होंगे, सेम ही चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं। तो 12वां सब सेक्शन क्या कहता है जी? डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये डिस्ट्रिक्ट पे देख रहे हैं कि इसका बोर्ड कैसा बनेगा। ठीक है। ये कहता है द अथॉरिटी में बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि अथॉरिटी कहेगी एक ऑर्डर के ज़रिए कि एक फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया जाए, एक बोर्ड बना दिया जाए। अब जो वो बोर्ड बनेगा तो उसकी कंपोजिशन में फॉलोइंग बंदे होंगे। जो चेयरपर्सन होगा वो डिप्टी कमिश्नर होगा। फिर इसके कुछ मेंबर हैं जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा यानी कि डीपीओ होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल लॉ से मुतल्लिक जो वहाँ का हेड है डिस्ट्रिक्ट का वो होगा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होगा। ठीक है। फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, ठीक है, जिसे एडीसी भी बोलते हैं। और ये क्या होगा जी जनाब, ये मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा। वहाँ पे सेक्रेटरी कौन था? वहाँ पे जीडी था। ठीक है। डायरेक्टर जनरल वहाँ पर सेक्रेटरी था। यहाँ पर कौन है जी? यहाँ पे एडीसी है। ठीक है। एनी अदर एक्सपर्ट और को ऑप्टेड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। वहाँ की कंपोजिशन में कोई ऑप्शन का ऑप्शन नहीं था। उस कंपोजिशन में वहाँ पर बंदे मौजूद थे, लेकिन उन वैसे अथॉरिटी के पास ये ऑप्शन था कि वो को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंपोजिशन में ही कह दिया है कि आप कोई किसी चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। कोऑप्ट का मैंने पहले भी बताया था, यानी कि कोई भी रेलिवेंट फील्ड से मुतल्लिका कोई वहाँ का सेक्रेटरी या कोई हेड होगा उसको बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि यार आप हमें गाइड करो। ठीक है। अच्छा, इसके दूसरे सब पॉइंट में कहता है कि जो बोर्ड का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। और जो पीरा अथॉरिटी का था वो लाहौर में होगा, या पंजाब में कहीं पर भी अगर अथॉरिटी चाहे तो बना सकती है। फिर इसकी मीटिंग कैसे आएगी? ये कहता है थर्ड पॉइंट में कि किसी भी डेट के ऊपर, टाइम के ऊपर ये जो बोर्ड है ये डिसाइड करेगा कि इसकी मीटिंग हो। ठीक है। और ये डिसाइड इनको कौन कहेगा? बोर्ड को कि आप मीटिंग बुला लो, तो ये अथॉरिटी कहेगी एज द अथॉरिटी में डिटरमिन। फिर अब इसकी जो मीटिंग होगी बोर्ड की, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इसको प्रिजाइड करेगा चेयरपर्सन यानी कि हमारा डीसी, डिप्टी कमिश्नर। और अगर वो एब्सेंट होगा तो वो किसी मेंबर को अपनी जगह बना देगा कि जाओ तुम जाकर सदारत कर लो। फिर 5वें पॉइंट के अंदर ये कहता है जो कोरम है इस मीटिंग का वो क्या होना चाहिए? 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर होना चाहिए, यानी कि जितने ये बंदे हैं, 7 ये बंदे हैं, तो कम से कम 4 बंदों का मौजूद होना ज़रूरी है। फिर 6 पॉइंट में ये कहता है कि जो सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो चेयरपर्सन के कहने पर यानी कि डीसी के कहने के ऊपर जो एडीसी है वो मीटिंग बुला लेगा। तो जो डिसीजन होगा उसका 7 पॉइंट में कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर के वोटिंग से हो जाएगा। अगर वो टाई हो जाता है तो जो प्रिजाइड कर रहा होगा उस वक्त, जो सदारत कर रहा होगा, वो खुद अपना एक वोट देगा और जिस पलड़े में वो देगा फिर वो जीत जाएंगे और उनकी जो बातें होंगी वो चीज़ें पास हो जाएंगी। फिर 8वें सब पॉइंट में ये कहता है कि जो सेक्रेटरी है वो मेंटेन करेगा कंप्लीट रिकॉर्ड, जो मिनट्स थे और डिसीजन ऑफ द बोर्ड के। वहाँ पे कौन कर रहा था? वहाँ पे डायरेक्टर जनरल कर रहा था, यहाँ पे एडीसी करेगा डिस्ट्रिक्ट में। फिर 9 में वो कहता है कि जो ये डिसीजन कर लेंगे, ये प्रोसीडिंग करेंगे, उसके अंदर अगर कोई मसला आ जाता है किसी भी वैकेंसी की वजह से, कोई बंदा अभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, नहीं लगाया गया, या कोई जो बंदे लगा दिए हैं उनकी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड के अंदर कोई मसला आ गया, तो तब भी जो फैसला हो जाएगा वो वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं होगा। 10वें सब पॉइंट में वो कहता है जो सेक्रेटरी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेक्टेरियल फंक्शन परफॉर्म करने के, सेक्टेरियल स्पोर्ट परफॉर्म करने के बोर्ड के। वहाँ पे वहाँ पे डायरेक्टर जनरल कर रहा था अथॉरिटी को, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सेक्रेटरी है वो कर रहा है अपने बोर्ड को। और जो सेक्रेटरी है वो एक्सरसाइज करेगा उन पावर्स को जो मेंशन है इस एक्ट में या उसको डेलीगेट कर दिए हैं बोर्ड ने। सेम जब हमने हायर लेवल पे देखा था एज अ पीरा अथॉरिटी, वहाँ पे भी वो कमेटीज़ बना सकते, तो ये भी कमेटीज़ बना सकते हैं। 13 सब सेक्शन के अंदर ये कहता है द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटीज़ एज मे बी डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के किसी भी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर कोई कमेटी बनाई जाएगी तो वो बना सकते हैं, इसकी पावर इनके पास है। 14 सब सेक्शन में कहता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, कि ये जो बोर्ड बन गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी क्या पावर है और क्या फंक्शन है।
कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर द बोर्ड में एक्सरसाइज सच पावर एंड टेक सच मेजर एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट की प्रोविजन के तहत या रूल और रेगुलेशन के तहत जो भी नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वो बोर्ड क्या करेगा, उस पावर को इस्तेमाल करेगा। 2 के अंदर वो कुछ जनरल रूल बता देता है कि यानी कि ये ओवरसी कर सकते हैं, स्पेयर हेड कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस कि इस एक्ट की जो गाइडलाइंस हैं क्या उसको ये ओवरसी कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं। सेम पीछे अथॉरिटी भी कर रही थी। फिर ये सुपरवाइज़ कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, जो भी इन्फोर्समेंट स्टेशन है कि क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर ये कंडक्ट कर सकते हैं सिचुएशनल असेसमेंट को, सिस्टमेटिकली गैदर कर सकते हैं डेटा को और उसके ऊपर फिर ये असेसमेंट कर सकते हैं। फिर ये क्या कर सकते हैं, टेक ऑल नेसेसरी मेजर फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। फिर वो सारे मेजर ये कर सकते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए जो कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो कि इस एक्ट के अंदर दे दिया गया ताकि अच्छे से शेड्यूल लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए या इस एक्ट के ऊपर हो जाए। फिर ये ई पॉइंट के अंदर रिकमेंड बजट एस्टिमेट टू द अथॉरिटी, जो इनकी हायर अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी है, उसको एक एस्टिमेट भेजेंगे कि यार इतना खर्चा आ जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। फिर वो सारे डिस्ट्रिक्ट का मिलाकर गवर्नमेंट को बताती है अथॉरिटी। तो ये एमसीक्यूज़ बनता है कि डिस्ट्रिक्ट वाली अथॉरिटी को भेजते हैं और अथॉरिटी ये बजट एस्टिमेट भेजती है गवर्नमेंट को। फिर एफ पॉइंट के अंदर कहते हैं सीक रिपोर्ट्स फ्राम कंसर्न क्वार्टर ऑफ फॉर डेटा एनालिसिस एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ से ये डेटा मंगवाएंगे, यानी कि इन्फोर्समेंट स्टेशन हो गए या उससे नीचे कोई चीज़ है या कोई क्वार्टर जहाँ से इनको स्पेशल लॉ से मुतल्लिक है, वहाँ से ये डेटा को गैदर करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इस लॉ की। फिर जी पॉइंट में कहता है कि जो पेमेंट ऑफ रिवार्ड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को ये क्या कर सकते हैं, रिवार्ड कर सकते हैं, जो कि विसल ब्लोवर होगा यानी कि जो मुखबरी होगा या इनका अपना एम्प्लॉई होगा, हु हैज़ मेड एक्सेप्शनल एफर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल एफर्ट करेंगे और इस एक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी खबर देंगे बड़ी जहाँ पर पीरा अथॉरिटी जाकर क्या करेगी, अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगी और गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो उसको कोई रिवार्ड भी मिल सकता है। फिर एच पॉइंट के अंदर कहते हैं या सच अदर फंक्शन एंड एक्सरसाइज सच अदर पावर एज मे बी असाइन टू इट बाय अथॉरिटी। तो या फिर वो ये पावर उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है जो कि अथॉरिटी ने इनको क्या की होगी, असाइन की होगी। अब 15 है जी सेक्शन, उसमें कहते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। अब चेयरपर्सन ऑफ द जो बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी क्या पावर या क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। कहता है कि द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल एक्सरसाइज सच पावर एज आर प्रोवाइडेड इन द एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी और अ बोर्ड। तो वो कहता है कि इस एक्ट के तहत उसको जो पावर मिली है या हायर अथॉरिटी ने उसको जो पावर दी है या इस बोर्ड ने उसको कोई पावर डेलीगेट कर दी है, ठीक है, तो वो उस पावर को इंजॉय कर सकता है। फिर सब पॉइंट 2 में कहते हैं द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। वो कहता है कि जो अथॉरिटी उसको कहेगी कि तू एग्जीक्यूट डायरेक्शन हमारी, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उनकी हदायत पर अमल करेगा। फिर ये ए पॉइंट में कहता है मोनीटर एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। वही मैंने बात की कि इंश्योर करेगा, मोनीटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन किसकी, इस एक्ट की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी परफॉर्मेंस को कंडक्ट करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। फिर सी पॉइंट में कहता है सीक रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड फ्राम इन्फोर्समेंट स्टेशन, वहाँ से रिपोर्ट्स मंगवा सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, फिर उनको देखेगा, उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट देगा। फिर इनिशिएट एंड कंडक्ट सच इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी ऑफ द ऑफिसर, या किसी ऑफिसर के कहने पर यह खुद ही ये क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं इंक्वायरी को। फिर ई में कहता है प्रोवाइड असिस्टेंट ऑन द रिक्वेजिशन रिसीव्ड अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। अब हम जो सेक्शन 20 पढ़ेंगे, सेक्शन 20 बेसिकली एसडीओ के बारे में है, तो उसकी रिक्वेजिशन के ऊपर वो कोई बात भेजता है हेयरिंग ऑफिसर पे और फिर हेयरिंग ऑफिसर इनको भेजेगा, तो उसके असिस्टेंट के ऊपर रिक्वेजिशन के ऊपर भी हरकत कर सकते हैं। फिर किसी बंदे को कोई ग्रीवेंस है, कंप्लेंट फाइल कर दी है उसने किसी भी एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ या अफसर के ख़िलाफ़, तो उसको भी ये सुनेगा। फिर कोई रेफरेंस अगर हेयरिंग ऑफिसर सेंड करता है, हेयरिंग ऑफिसर का हमने पीछे पढ़ा था कि 17वें स्केल का होगा, पास या पीएमएस से ये लगेगा, ठीक है। तो अगर वो कोई रेफरेंस भेजता है तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वो इसको देख सकता है, डिसाइड कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड एम्प्लॉयज़ इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी इन्फोर्समेंट स्टेशन है उस सब का ये एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको चलाने वाला है। और आई पॉइंट के अंदर कहता है एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी टू द अबव ऑफ द कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट और शेड्यूल लॉ। वो कोई सी भी पावर को, फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है ताकि शेड्यूल लॉ को या इस एक्ट को क्या कर सके, कैरी आउट कर सके, परफॉर्म कर सके।
तो नेक्स्ट चैप्टर है जी हेयरिंग ऑफिसर के बारे में, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके देखें, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेम पावर रिपीट होती है, थोड़ी सी पावर कम हो जाती है। हायर के पास अगर 10 पावर्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट के पास 5 होती हैं। इसी तरह जब हम तहसील पे आएंगे तो उनके पास 3 होंगी, लेकिन होंगी सेम ही। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ लेना एक दफ़ा, हैं गप्पे ही इसमें याद कर दें कि जो चीज़ें होती हैं मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप साथ साथ नोट कर लिया करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।